बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगरीय विकास मंत्री के बयान पर छाई सरगर्मी, पार्षद द्वारा अध्यक्षों के चुनाव को लेकर दिया बयान, राजनीतिक हलकों से सामने आई प्रतिक्रियाएं। किसी ने बताया बेहतर तो कोई नहीं रखता इत्तेफाक, कोई कहता है पार्षदों के चयन पर होंगे विकास कार्य, तो किसी का मत जनता चुनेगी तो होगा बेहतर। जहरीली शराब से 2 ग्रामीणों की मौत की आशंका, कटंगी क्षेत्र के पाथरवाड़ा का है मामला। केमिकल से मौत पर जांच में जुटी पुलिस, एसपी सहित कलेक्टर ने भी किया क्षेत्र का निरीक्षण, जुटाई जानकारी। पलायन को मजबूर हो रहे हैं मजदूर, कटंगी के मजदूर निकले काम की तलाश में, बड़ा संकट, गांव में नहीं मिल पा रहा रोजगार, रोजी रोटी की चिंता में बढ़े मजदूरों के कदम। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम पाथरवाड़ा में 2 ग्रामीणों की शराब पीने से मौत हो गई। शराब जहरीली थी, इसकी आशंका के बीच कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक गांव में निरीक्षण करने पहुंचे। परिजनों से चर्चा करने के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई है ताकि मामले की हकीकत का पता लगाया जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाथरवाड़ा में रहने वाले ग्रामीण सीताराम चौबे और मोहन चौधरी दोनों रविवार की शाम गांव के निकट धोबीटोला गए थे, जहां कच्ची शराब का सेवन कर साथ में भोजन भी किया, जिसके उपरांत रात्रि में दोनों गांव के बाहर अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए मिले। जानकारी पर रात 11 बजे दोनों को कटंगी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मोहनलाल चौधरी की मौत हो गई। वहीं सीताराम चौबे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी भी यहां पर उपचार के बाद 7 जून को मौत हो गई। दोनों ग्रामीणों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत जांच प्रारंभ की। इसी के तहत कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने गांव का निरीक्षण भी किया। बताया गया कि पुलिस को जांच के उपरांत शराब में केमिकल या फिर पॉइजनिंग की संभावना के आधार पर कुछ लोगों को अभिरक्षा में भी लिया गया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शराब में जहर की मात्रा थी भी या नहीं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या उनकी मौत केमिकल युक्त शराब पीने से हुई है या इस दौरान वे कहां गए। मौत के स्पष्ट कारणों को लेकर लैब परीक्षण भी चल रहा है, जिससे यह पता चलेगा कि उनकी मौत कैसी हुई है। कल ऐसा एक मामला संज्ञान में आया, जो कटंगी थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 व्यक्तियों की मृत्यु की खबर पुलिस विभाग तक पहुंची थी। उसके बाद हम लोगों ने भी घटनास्थल पर जाके और वहां पे आसपास जो तहकीकात की, उससे उनके पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या किया या किस किस के संपर्क में आए, किस तरह से उन्होंने किसी चीज़ का यदि सेवन किया तो क्या है, उसकी पूरी जाँच की गई है। इनफैक्ट अभी भी उसमें भी एक एक कड़ी हम लोग आगे जोड़ के देख रहे हैं। और अभी तक की गई जांच में यही समझ में आया कि वो ग्राम धोबीटोला गए थे, जो कि पड़ोसी जिला जो सिंह है उसमें लगता है, और वहाँ उनके एक दोस्त शिव कुमार थे, जिनके साथ बैठकर उन्होंने वहाँ से ही लाकर शराब पी थी और उसके सेवन के बाद ही उनकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी, जिसके कारण बाद में 1-2 घंटे वहाँ प्रयास घरेलू तरह से हुआ, पर नहीं हुआ तो उनके घर वालों से संपर्क करके उन्हें हॉस्पिटल में कराया गया। लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरे को बालाघाट हॉस्पिटल लाया गया। इसकी इन्होंने साथ में जो 2 अन्य व्यक्तियों ने भी शराब पी थी, वो हालांकि पूर्णतः स्वस्थ, उनका मेडिकल परीक्षण भी कल भी कराया गया था और पहले भी उन्होंने कोई शिकायत इस तरह से नहीं बताई। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जल्दी इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह की पॉइजनिंग है। इसमें इनके द्वारा जिन बॉटल से शराब पी गई थी, वो बॉटल भी उसमें घर में मिली हैं, तो उनमें भी कुछ थोड़े अवशेष हैं। हो सकता है कि उसका भी अपनी लैब परीक्षण में उससे भी क्लियर होगा कि इसमें यदि कोई अन्य केमिकल था तो क्या था और या था भी कि नहीं था।
या इससे पहले वो किसी ग्राम गए थे या कहीं और से उनको एक्सपोजर हुआ है, तो क्या किस तरह की चीज़ें हैं जहरीले पदार्थ से। डॉक्टर से भी इसमें एक रिपोर्ट मांगी गई है कि उन्हें लक्षण देख के उन्हें क्या महसूस हुआ कि किस तरह का पॉइजन इसमें हो सकता है। तो इन सभी एंगल्स पे काम चल रहा है और शीघ्र ही हम लोग उसका पता लगा लेंगे। कोरोना महामारी मजदूर एवं गरीब वर्ग के लिए बड़ा आर्थिक संकट लेकर आई है। लगातार दूसरे वर्ष पलायन की तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही है। जबकि सरकारी दावे हैं कि गांव में ही लोगों को काम उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है। बालाघाट शहर में काम की तलाश में छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे कुछ मजदूरों ने अपनी आपबीती बताई, जो पूरे परिवार के साथ 2 जून की रोटी की तलाश में घर से निकले थे। 1 वर्ष पहले मजदूरों की पैदल चलती तस्वीरों ने विचलित किया है, लेकिन इसके बाद फिर लॉकडाउन लगा और मजदूर फिर अपने घर वापस आ गए। लेकिन गांव आकर भी रोजी रोटी का संकट बरकरार रहा और अब हालात ये है कि अनलॉक के बाद फिर से मजदूर लौट चलने की तैयारियों पर हैं। इस तर्ज पर पलायन करने के लिए वे मजबूर हैं। कटंगी क्षेत्र के ये मजदूर निकले तो घर से छत्तीसगढ़ के कोरबा जाने थे, लेकिन परिस्थितियां इनके कदम आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। यही वजह थी कि बालाघाट पहुंचकर पेड़ की छांव में कुछ देर यहां आराम करते दिखाई दिए। इनके साथ बच्चे और महिलाएं भी हैं और ये सभी परिवार रोजी रोटी की तलाश में छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जाने के लिए घर से निकले थे। इन परिवारों के पास न तो खुद की जमीन है, ना ही कोई और काम धंधा, लिहाजा इनके लिए लॉकडाउन के 2 महीने किसी यातना से कम नहीं रहे। लॉकडाउन में इन परिवारों को सरकारी मदद के तौर पर केवल राशन ही मिला है, रोजगार या फिर कुछ भी काम धंधा नहीं, जिससे इनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। लिहाजा अब यह गरीब मजदूर अपने परिवार का गुजारा करने और लॉकडाउन की मार से बढ़ती आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। इन्हीं मजदूरों में से लकेश सालवे ने बताया कि वे कोरबा जाने के लिए निकले थे और केबल के लिए खुदाई का कार्य करने के लिए तैयार हुए थे, जिन्हें ठेकेदार ले जा रहा था। उसने बताया कि पंचायत में काम तो मिलता है, लेकिन परिवार के सिर्फ एक ही व्यक्ति को, जिससे आर्थिक संकट जस का तस बना रहता है। जाने के लिए कोई नहीं, वो लेडीज वगैरह बोल रहे हैं कि वापस जाएंगे आप। तो घर से जो निकले थे वो क्या कह के निकले थे, आज क्या सोच के आए? नहीं, जाने के लिए चाहे थे। कहाँ? कोरबा। कोरबा में क्या काम? कोरबा में हम रेलवे में काम करते हैं, नाली खुदाई अपना। अभी क्या गांव में कब से थे आप लोग? गांव में तो हमको हो गया अभी 3 महीने से। तो अभी क्या गांव में काम वाम नहीं होता? काम है सर, पंचायत का है, तो जो भी काम मिला तो एक सप्ताह एक सप्ताह में एक आदमी करता है, 1 सप्ताह बंद। तो सभी को काम नहीं मिल पा रहा था? सभी को तो मिलता है सर, पर एक घर का एक आदमी। एक घर पे एक आदमी, बाकी लोग फिर? बाकी लोग घर पर बैठते बेरोजगार। तो आप लोग बाहर सभी लोग कमाने के लिए? जी। अब ऐसा अचानक क्यों कि आप बालाघाट से वापस जा रहे हो? किसी को पानी उसने मना कर दिया। किसी से पैसे वैसे भी 10,000 रुपये? नहीं, 10,000 रुपये उसको हम लोग एडवांस दिए थे कौशल वाले को, और कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका हो गया, जो बालाघाट से कटंगी से यहाँ लेके आए ना, उनका किराया होगा। इसी प्रकार मजदूर महिला बुद्धोबाई ने बताया कि उनके पास खेती नहीं है और वो मजदूरी करके ही अपना पेट पालते हैं और लॉकडाउन में रोजी रोटी छिन गई। अब जैसे तैसे काम की तलाश है ताकि अपना और परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्यों? काम करने के लिए। तो अब क्या कर, काम नहीं है क्या? काम धंधे नहीं है ना सर। गांव में काम धंधे रहते तो इधर कमाते खाते हैं। अब सरकार तो दे रही है राशन, वो भी महीने में 2-3 महीने तक दी, फिर उसके बाद में दी नहीं। अच्छा। हाँ, 5 किलो राशन में कितना परिवार पलेगा? हमारा 7 लोग का परिवार है। अब एक जन के लिए पूरा परिवार थोड़ी मारेंगे। तो कोई मदद नहीं मिली सरकार? नहीं, कुछ भी नहीं। वो जनधन खाते में 500-500 रुपए मिलते हैं? वो 2 महीने तक मिले और बाकी हड़प कर दिए। ऐसा क्या? हाँ। तो खेती किसानी भी नहीं है आप लोगों की? नहीं। वैसे ही कोड़मी निवासी रामकली बाई ने बताया कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कमाने नहीं जाएंगे तो घर परिवार की पूर्ति नहीं हो पाएगी। गांव में कुछ दिन काम मिलता है जो पर्याप्त नहीं है। सरकार राशन देती है, लेकिन इतनी महंगाई में केवल राशन से काम चलाना कठिन है। सामान रखा है पेट के लिए, इधर उधर कमाने जाते हैं, हम रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे भैया? काय से पेट भरेंगे? कोई जरिया भी तो होना हम लोगों को। हम मछली मारने वाले, मछली का भी धंधा नहीं चलता। सब लॉकडाउन से इधर उधर सब पूरा बंद है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे पेट भर के? अच्छा, तो गांव में सरकार बोल रही रोजगार गारंटी के माध्यम से काम दे रही, काम मिला था गांव में कुछ? काम वो भी चालू रहता है तो 8-4 दिन रहता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा। रोजगार गारंटी का उससे परिवार का भरण पोषण होता है? नहीं, अब एक परिवार को पूछते हैं ना, फिर बाकी घर पे रहते हैं। तो जैसे जिसके घर में 6-7 लोग हैं ना, एक ही लोग काम करेगा तो उसका पेट पल जाएगा।
इसके लिए भी तो कोई जरिया होना ना। अच्छा, लॉकडाउन में कोई मदद मिली आप लोगों को सरकार की ओर से, शासन प्रशासन की ओर से? कुछ भी नहीं मिली अभी। वो 5-5 किलो राशन भर दिया, 2-3 महीने तक के दिया, तो वो परिवार पल जाएगा। किसान अब खेतों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बीज का संकट गहरा रहा है। गुणवत्तापूर्ण बीज कहां से मिले, इस चिंता में अब किसान भटकते लगे हैं। कृषि विभाग से सूचना न मिल पाने से किसानों को बीज के लिए दिक्कतें हो रही हैं। इसी को लेकर मंगलवार को आदिवासी अंचल से किसान बिजाई खरीदने पहुंचे, जो जानकारी के अभाव में परेशान होते रहे। कोरोना लॉकडाउन की मार से उबरने के बाद अब किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई के लिए खेतों में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या इन दिनों बिजाई धान को लेकर देखने मिल रही है। कृषि विभाग के द्वारा कोई सूचना किसानों तक नहीं पहुंचाई जाने से उन्हें बीज को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बिजाई धान के लिए जिले के किसान भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। विभाग के पास किस वैरायटी का कितना बीज है, या किसान बीज कहां से प्राप्त करेंगे, ऑफलाइन आवेदन करना होगा या ऑनलाइन, बीज की कीमत क्या है, इन सब बातों से किसान परेशान हैं। 8 जून को ऐसी ही परेशानी से घिरे आदिवासी क्षेत्र बैहर के किसान बालाघाट पहुंचे। जैतपुर निवासी प्रभु ध्रुवे ने बताया कि वे छोटे किसान हैं, इसलिए परेशानी अधिक है। रकबे के हिसाब से बीज मिलता है। बालाघाट शहर में बीज खरीदने की मंशा से पहुंचे हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण और उचित दामों में बीज मिल सके। बालाघाट क्या काम से आए थे आज? धान खरीदने आए थे। धान कौन सा? बीज वाला धान। बीज वाला धान। तो बिजाई का धान तो आपको बैहर ब्लॉक में भी मिल सकता था, गड़ी के है तो। हाँ सर, बालाघाट क्यों आना पड़ा आप लोगों को? हम लोगों को क्या है, उधर महंगा पड़ता है बीज, इसलिए हमको यहाँ से आके ले जाना पड़ रहा है। लेकिन शासन की योजना तो है कि वो धान, बिजाई धान जो है वो ब्लॉक के माध्यम से कम दाम में गरीबों को आवंटित होता है। जी, जिसका पंजीयन है उसको मिलता है। जैसे हम छोटे किसान हैं, हमारा पंजीयन नहीं है। अच्छा, इसलिए हमको वो धान नहीं मिल पाता। नहीं मिलता। तो क्यों पंजीयन नहीं कराया आप लोगों ने? हम लोग क्या है, छोटे किसान हैं, तो हम लोग क्या है, रकबा वगैरह सब कम है, इसलिए। अच्छा जी, तो ऐसा प्रावधान है क्या, कम रकबे वालों को नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो होगा सर, अब उसके बारे में तो अपने को मालूम नहीं। अच्छा, तो आज यहाँ कहाँ जाओगे अभी धान के लिए? अभी अब यहाँ गोदाम पहले पता करेंगे। हाँ, अगर वहाँ धान नहीं मिल पाएगा तो फिर कोई दुकान जाएंगे। अच्छा, यहाँ सरकार का जो यहाँ पे सेंटर है जहाँ से धान जाता है पूरे ब्लॉक में, जी, तो वहाँ पे जाओगे क्या? नहीं जाएंगे ना सर। अच्छा, वहाँ पहले आए हो कभी? नहीं है, पहली बार आए? पहली बार। तो किसने जानकारी दी आप लोगों को यहाँ मिलेगा? यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग सोचे कि बालाघाट है, अपना जिला है जी, तो यहाँ पे उचित दाम में हमको धान बीज मिल जाएगा करके हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। बीज एवं फॉर्म विकास निगम के प्रबंधक जनार्दन सिंह ने बताया कि आज ही उन्हें आदेश जारी हुआ है। जल्द ही जिले की 30 समितियों में बीज का भंडारण कर लिया जाएगा। इसके बाद संभवतः किसानों को धान का बीज मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनके पास 1000 क्विंटल धान का बीज उपलब्ध है। वैसे जिले में खरीफ 2021 के लिए बीज की कोई कमी नहीं है। अभी बीज निगम के पास ही 1000 कुंटल धान का बीज उपलब्ध है, जो कल दिनांक 9/6/21 से समितियों में भंडारण प्रारंभ कर दिया जाएगा। बालाघाट जिले में टोटल कितनी समितियां और कितनी समितियों को आप लोगों का आवंटन का अधिकार? बालाघाट जिले में 126 समितियां हैं, जिसमें बीज निगम को करीब 30 समितियों में बीज भंडारित करने का आदेश उप संचालक कृषि और जीएम कोऑपरेटिव से आज ही प्राप्त हुआ है और भंडारण का कार्य 9/6/2021 से प्रारंभ कर दिया जाएगा बीज निगम द्वारा। और आवंटन कब तक होगा इन्हें, फिर क्या अनुमान है? क्या आवंटन के आदेश कहाँ से जारी होते हैं? आवंटन का आदेश जिले में उप संचालक कृषि द्वारा किया जाता है। आप लोगों का केवल भंडारण का? जी, हम लोगों को क्षेत्र भंडारण का आदेश है।
जिले में 18+ युवाओं को वैक्सीनेशन के हथियार के साथ कोरोना महामारी की जंग से लड़ने सशक्त करने का अभियान चलाया जाना है, जिसके लिए महाविद्यालय के 18+ युवा विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन करवाने के साथ ही ओपन बुक पद्धति से करवाई जा रही परीक्षा संबंधी व आगामी समय में होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 8 जून को जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय जटाशंकर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय के प्राचार्यों के साथ बैठक कर चर्चा की। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब के अलावा दोनों ही महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गोविंद सिरसाठे, डॉक्टर दिनेश मेश्राम, प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल, सचिंद्र पटेलिया, डॉक्टर अरविंद वासनिक, डॉक्टर महावीर सिंह मरकाम व सुरजीत सिंह ठाकुर मौजूद रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र विकल्प वैक्सीन है। यह साफ हो चुका है कि वैक्सीन ही हमारा कोरोना से बचाव कर सकती है, जबकि अब केंद्र सरकार भी 18+ के लिए निःशुल्क वैक्सीन देने का ऐलान कर चुकी है। तब इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर चलाए जाने को लेकर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में पूर्व मंत्री एवं विधायक गौरीशंकर बिसेन सक्रिय होकर जिले में 18+ के वैक्सीनेशन कार्यक्रम को 100% लक्ष्य को हासिल करने में जुट गए हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थियों को वैक्सीनेशन से न केवल युवा पीढ़ी कोरोना महामारी से लड़ने में सशक्त होगी, अपितु मुख्यालय सहित दूरदराज से आने वाले महाविद्यालय विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन होने से इसका प्रभाव दूरगामी होगा। अर्थात ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहां वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, वहां के विद्यार्थी वैक्सीनेशन से ऐसी भ्रांतियों को दूर करने में एक सशक्त प्रचारक के तौर पर उदाहरण पेश करेंगे। विधायक बिसेन और महाविद्यालय प्राचार्यों की बैठक में तय किया गया है कि महाविद्यालयीन परीक्षा, जो कि ओपन बुक पद्धति से चरणबद्ध होना है, जिसकी उत्तर पुस्तिका व अन्य दस्तावेजों को जमा करने जब विद्यार्थी कॉलेज पहुंचेंगे तब उनका व अन्य विद्यार्थियों का भी वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। पीजी कॉलेज और कन्या महाविद्यालय में एक साथ इस अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कक्षावार विद्यार्थियों को बुलाकर उनका वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, जिसमें प्राचार्य से लेकर महाविद्यालय प्राध्यापक वैक्सीन जिंदगी के अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बैठक का मूल उद्देश्य है कि 15 जून से ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने महाविद्यालय आना है। तो जब वो उत्तर पुस्तिका जमा करने आ ही रहे हैं तो उनका वैक्सीनेशन भी हो जाए। तो वैक्सीनेशन किस तरह से हो, इसलिए हमारे डॉक्टर भी हैं और हम लोग बैठ कर के चेकआउट प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने आए उनका वैक्सीनेशन भी हो जाए और उसके लिए वैक्सीनों का आवश्यकता, उसकी आपूर्ति और उसका एक पूरा प्रोग्राम के ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा किया है। और हमारा प्रयास है कि सारे स्टूडेंट जो अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करने आ रहे हैं उन सबको वैक्सीनेशन उसी क्रम में भी लग जाए। इसके बाद में जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और प्रीवियस के जो हमारे बच्चे आएंगे MSc MA के, उनके लिए भी जब उनकी तिथियां निर्धारित होंगी तो उस समय में इन महाविद्यालयों में वैक्सीनेशन के लिए एक अलग से काउंटर बने हैं। 8 जून को पूर्व सांसद कंकर मंजारी ने पुनः एक बार फिर कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को कम आते हुए प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा है। मामले में पूर्व सांसद ने पत्रकार वार्ता लेकर प्रदेश की चिकित्सीय व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि लगातार न्यूज चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से चिकित्सक और स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताया जा रहा है कि कोविड की तीसरी लहर बच्चों के लिए कितनी भयावह है, लेकिन आज भी इससे लड़ने के लिए बालाघाट जिला चिकित्सालय में कोई व्यापक इंतजाम नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर प्रदेश की शिवराज सरकार जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी को लेकर कहा कि जिला चिकित्सालय में आज लगभग जहां 40 चिकित्सक होना चाहिए वहां केवल 27 चिकित्सक हैं, जबकि 7 शिशु रोग विशेषज्ञ की जगह केवल एक ही चिकित्सक जिला चिकित्सालय में मौजूद है, जबकि जिले के अन्य शासकीय चिकित्सालयों में तो शिशु रोग विशेषज्ञ ही नहीं है। बालाघाट जिले की चिकित्सीय व्यवस्था बहुत ही खराब है, जिस पर सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। 7 डॉक्टर वहाँ की बच्चों के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ 1 डॉक्टर मात्र है और बालाघाट जिले में कुल जो है 12 शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक ही है, वो भी जिला शासकीय अस्पताल में है।
बाकी बच्चे बीमार होंगे लांजी में, बैयर में, वाराणसी में, कटंगी में, इनकी क्या अवस्था होगी? तो बस से बदतर स्थिति है। अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। नेत्र रोग विशेषज्ञ 2 होना चाहिए तो वहाँ पे 1 भी नहीं है। नाक कान गला का डॉक्टर कोई भी नहीं है वहाँ पे। मेडिकल स्टाफ नहीं है। आईसीयू की कमी है। तो ये तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे? और तीसरी लहर के बारे में जो अखबारों में आ रहा है और जो समाचार में आ रहा है कि बहुत भयावह है, ये बहुत खतरनाक है बच्चों के लिए। और सरकार इतनी मतलब चुपचाप बैठी हुई है। मुख्यमंत्री झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अभी अस्पताल में लांजी में शिशु रोग विशेषज्ञ होना चाहिए तो वहाँ नहीं है, कटंगी में नहीं है, वाराणसी में, जबकि पद स्वीकृत है। ये बैयर में पद स्वीकृत है तो डॉक्टर नहीं है। अरे भाई तो ये डॉक्टर क्यों नहीं भेज रहे हैं? डॉक्टर भेजो ना, व्यवस्था करो ना। आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप क्या बच्चे मर जाएंगे, उनकी जान चली जाएगी, तब वो घड़ियाली और सुबहेंगे। जनता को इसके खिलाफ में जन आंदोलन करना चाहिए। अभी से इसके लिए सड़क पर आकर आवाज उठाना चाहिए। बालाघाट की चिकित्सा व्यवस्था बहुत बदतर है। जिला अस्पताल में कहने को सरकारी अस्पताल है, लेकिन बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता वहाँ पर। अगर छोटा छोटा भी काम कराना तो आपको पैसे देना पड़ेगा। तो फिर प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में क्या फर्क क्या रह गया है? वार्ता के दौरान पूर्व सांसद ने कोविड से मौत के आंकड़े छुपाए जाने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में कोविड से लगभग 5000 मौतें हुई हैं, जबकि नगर मुख्यालय में ही जागपुर मोक्षधाम में 800 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड से मौत हुई है। ऐसे में सरकार ने घोषणा की कि कोविड से मृत्यु होने पर परिजनों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जब कोविड से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किया जा रहा है तो ये राशि कैसे पीड़ितों को मिलेगी? सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। बालाघाट में 5000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अकेले बालाघाट के ये जो मृत्युंजय घाट है वहीं पे तो 700-800 लोगों को जलाया गया है, लेकिन वो बता रहे हैं, कम से कम आंकड़े बता रहे हैं। शिवराज की सरकार आंकड़े को दबा रही है, छुपा रही है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि 1 लाख से ज्यादा लोग तो यहीं मर गए होंगे मध्य प्रदेश में। जब 5000 तो बालाघाट में है तो फिर यहीं पे मर गए 1 लाख से ज्यादा लोग। तो आंकड़ा छुपा रही है मोदी सरकार, आंकड़ा छुपा रही है, दबा रही है, जबकि उनको बताना चाहिए ना। क्यों छुपा रहे हैं आप? क्यों दबा रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं लगातार आप? अभी ये जो उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए देंगे जो कोरोना से मरा होगा, उनको मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा बेचारों को। वो लाइन लगाए, पैर घिस रहे हैं इधर से उधर, चप्पल घिस रहे हैं इधर से उधर। तो कहाँ से उनको पैसा मिल जाएगा? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उनको कोरोना से मृत्यु का, तो उनको पैसे कहाँ से मिल जाएगा? और 1 लाख रुपए वो मिलेगा कोरोना से मृत्यु का, तो 4 लाख उन्हें और मिलेगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, उससे मिलेगा उनको। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।